नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे, जिनमें से पार्ट 2 तक हो चुका था, 2 वीडियो अपलोड हो चुका था, आज पार्ट 3 है। तो इनसे इनसे पहले जो वीडियो था, जिसमें से नागवंशी और झारखंड में स्टार्टिंग जो मुंडा लोग आए थे उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो जो उन वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी उन दोनों वीडियो को देख लें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ झारखंड का इतिहास समझ में आ सके। इसके बाद आपका जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर झारखंड की कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हम लोग मुंडा के बारे में पढ़ लिए थे। मुंडा के बाद में आया था नागवंशी। नागवंशी का शासन जो था, पारंपरिक शासन व्यवस्था, उसको भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग मुंडा के बाद। मुंडा के बाद, तो मुंडा के बाद जिस झारखंड में अगर किसी का आगमन होता है तो वो है उरांव। तो आप ये भी याद रखिएगा कि झारखंड का निर्माण किसने किया, पहली वीडियो में बता चुके हैं, मुंडाओं ने किया। और मुंडा के बाद झारखंड में कौन आया, तो मुंडा के बाद झारखंड में अगर कोई आया था तो वह आपका कौन था, उरांव था। तो उरांव के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था था उसका नाम है पढ़हा पंचायत। ठीक, नागवंशी का जो शासन व्यवस्था था उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस नागवंशी शासन व्यवस्था है। और युराव का जो शासन व्यवस्था है इसको भी हम लोग कहते हैं पढ़हा पंचायत। ठीक है, नाम तो सेम है लेकिन बहुत कुछ अलग आपको मिलेगा, इसलिए हम लोग उराव का शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका जो है जेपीएससी हो, सचिवालय हो, बिल्कुल सिलेबस आधारित है, कहीं छूटे ना। देखिए, तो सबसे मुंडा के बाद जब उराव यहाँ पे आए तो युराओं ने भी वही काम किया जो मुंडाओं ने किया था। आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में कि जंगल को काटा और ज़मीन साफ़ किया, खेती किया। तो उस उराओं ने जो खेती की ज़मीन बनाया था उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुइहरी कहते हैं। और जो युराओं लोग ज़मीन को बना रहे थे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं, भुइहरदार कहते हैं या तो भुइहर कहते हैं। ठीक है, भुइहरदार कहते हैं या तो भुइहर कहते हैं। अब युराव का जो शासन व्यवस्था था वो 3 लेवल पर था, 3 स्तर पर था। कितना स्तर पर था, 3 स्तर पर था। 3 स्तर कहने का मतलब है, जैसे भी हमारा देश में लोकतंत्र है और जो सरकार बनती है, सरकार 3 स्तर पर बनती है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार केवल 2 को मिलता है। जैसे भारत लेवल में, सेंट्रल लेवल में केंद्र सरकार, स्टेट लेवल में राज्य सरकार, और फिर स्थानीय लेवल में जो मुखिया होता है, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय लेवल में कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, जबकि राज्य लेवल में और देश लेवल में कानून बनाने का अधिकार होता है। तो जिस तरह से आज हमारे देश में शासन चल रहा है, तो इसी तरह से हमारे जो उस समय युराव थे, तो युरावों का जो शासन व्यवस्था था वो 3 स्तर का था। एक था ग्राम स्तर का, मतलब गांव लेवल पर। एक था पढ़हा स्तर पर, मतलब 5, 7, 21 गाँव को जो मिलकर बनाया था। और एक होता था पढ़हा दीवान स्तर पर, जब जो उसका हेड होते थे उन पर होता था। तो शासन जो थे वो 3 स्तर के थे, ग्राम स्तर, पढ़हा स्तर और पढ़हा दीवान स्तर। अब यहाँ पे याद रखना पड़ता है कि युराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता था। अब यहाँ से आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप वीडियो का भी दोबारा भी देख लें अगर टाइम मिले तो। क्यों, कहीं पे गांव का प्रधान मांझी हो जाता है तो कहीं पे गांव का प्रधान महतो होता है, इसलिए। तो गांव, देखिए, गांव स्तर पर प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता था युराओं में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। युराव शासन व्यवस्था में ध्यान रखेंगे क्योंकि कहीं कहीं ये चेंज है, और आगे हम आपको यहाँ संथाल में बताएंगे देश मांझी, मोड़े मांझी, परगने, दिसुम परगना, सब कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ठीक है, तो महतो जो होता था गांव स्तर पर क्या होता था, प्रधान होता था। युराओं में प्रत्येक गांव में महतो होता था, जो गांव का हेड होता था, गांव का मुखिया की तरह कहते हैं, एकदम बिल्कुल मुखिया की तरह महतो। और मांझी जो होता था वो महतो का सहयोगी होता था। बड़ा अजीब है, क्योंकि आगे देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मांझी जो है सो महतो का सहयोगी, कहने का मतलब है महतो का सारा काम काज करने वाला, और अगर महतो ना रहे तो उसका काम भी मांझी करने वाला। तो यहाँ मांझी का जो है शासन व्यवस्था में 2nd पोजीशन है, और 1st पोजीशन किसका है, महतो का है। महतो का 1st पोजीशन है और 2nd पोजीशन किसका है, मांझी का है। मांझी महतो का सहयोगी हुआ करता था। इसके बाद पाहन। पाहन तो पहले भी पढ़ चुके हैं। युराओं में जो पुजारी होते थे वो कौन होते थे, पाहन होते थे। पुजारी का काम क्या होता था, धार्मिक कार्य करना, पूजा पाठ करना, जो त्यौहार होता था उसमें
या फिर शादी विवाह में कार्य करना, ये पाहन का काम होता था। पाहन मतलब पुजारी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पहनई जमीन। पहनई जमीन क्या होता था? पहले जो होते थे, जैसे कि आज के ज़माने में क्या होता है, जो पंडित लोग होते हैं ना, तो वह शादी ब्याह हो या तो किसी का मतलब निधन हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, तो पंडित लोग को गाय दान दिया जाता है, पैसा दान दिया जाता है। लेकिन एक परंपरा था जो ज़मीन दान देने की प्रथा, जो सातवाहन, प्राचीन भारत में सातवाहनों के शासन काल से अभी तक चलती आ रहा है कि जो पंडित होता है उसको ज़मीन देना है, गाय दान देना है, ये सब दान देना होता है, ठीक है। तो उस समय जो पंडित होता था युराओं में, उस पंडित को हम लोग क्या कहते थे? पाहन कहते थे। और पाहनों को जो ज़मीन दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पहने ज़मीन। और आजकल क्या होता है कि आजकल तो लोग गाय दान नहीं दे पाते हैं, ज़मीन दान नहीं दे पाते, लेकिन उसके बदले में पैसा दिया जाता है कम अधिक। लेकिन आज भी पंडितों को दान देने की प्रथा है, और ये प्रथा सातवाहन वंश से चलती आ रहा है। देखिए, तो पाहन को दिया जाता था ज़मीन, वो हो गया आपका पहने ज़मीन। इसके बाद जैसे एक पुजारी होता था पंडित, तो उसके साथ भी एक सहयोगी रहता था। पुजारी का भी एक सहयोगी रहता था। गांव घर में अब कहीं पूजा होता था, बड़ा बड़ा पूजा होता है, तो वहाँ देखेंगे कि अगर जैसे कि हमारे झारखंड में सुरजाही करके बहुत फेमस पूजा होता है, तो अगर जो एक फेमस पंडित होता है, पुजारी होता है, उसके साथ एक और सहयोगी रहता है, तो पुजारी का जो पाहन का जो सहयोगी होता है उसको हम लोग बेगा कहते हैं, ठीक है। पाहन के साथ, पंडित के साथ जो रहता है, जो सहयोगी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेगा कहते हैं। क्योंकि पाहन जिस समय पूजा करता है उस समय पुजारी को क्या क्या समय चाहिए, कब कौन सा सामान चाहिए पूजा के दौरान, तो उसका सहयोगी का काम होता है उसको हाजिर करना, वहाँ पर उपस्थित करना। तो पाहन का जो सहयोगी, पुजारी का जो सहयोगी होता है, वो कौन होता है? बेगा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा राजा क्या होता है? 5 गाँव मिला के एक पढ़ा राजा होता था, या फिर 7 गाँव, 21 गाँव, 22 गाँव, तो ये सब मिला के क्या होता है? पढ़ा राजा होता है। मतलब 5 गाँव, 7 गाँव, 21 गाँव, एक गाँव नहीं। एक गाँव का जो प्रधान होता है वो महतो होता है, और 5-7 गाँव जो मिला के होता है वहाँ पे पढ़ा राजा होता है। और पढ़ा राजा से भी युराओं का शासन व्यवस्था में चल रहा है, ठीक है। पढ़ा राजा से भी एक ऊपर होता था पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान, एक बार यहाँ आप लोग समझ लेंगे, अगर गांव घर में कोई प्रकार का झगड़ा विवाद होता था तो सबसे पहले मामला जाता था महतों के पास, और महतों के पास से फैसला होने के बाद अगर दोनों पक्ष को स्वीकार नहीं होता था तब जाते थे वो सब पढ़ा राजा के पास। और पढ़ा राजा के बाद फैसला सुनाने के बावजूद भी अगर विवाद क्लियर नहीं हो पाता था तब जाते थे पढ़ा दीवान के पास। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका संथाल का जो शासन है या जो पारंपरिक शासन है उसको देखना है, ठीक है। तो ये आपने देखा ग्राम स्तर पर, पढ़ा स्तर और पढ़ा दीवान स्तर पर। अब यहाँ पे एक महिला के लेकर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिस तरह से आपने नागवंशी में क्या देखा था कि इसके पहले का वीडियो जो था उसको आप देखेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था में महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। आपको बता दें, झारखंड में आज महिलाओं को 50% और इंडिया में, पूरा भारत में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और उस समय जो लोग इसके पहले जो नागवंशी पढ़ लिए, नागवंशी का जो पंचायत होता था उसमें महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता था। लेकिन युराओं का जो पंचायत होता था उसमें महिलाएं उपस्थित होती थी, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और महिलाएं पंचायत में भाग लेती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि युराओं में महिलाओं की हिस्सेदारी, पंचायत में महिलाओं की हिस्सेदारी, सहभागी हुआ करता था। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे युराओं शासनकाल में गांव का भी नाम अलग अलग होता था। जैसे कि ये हो गया आपका 3rd, ये आपको बता रहे हैं, ये हो गया आपका 4th, और ये हो गया क्या कहते हैं एक्स्ट्रा, समझेंगे। तो पहला होता था पढ़ा राजा का गांव, मतलब जो पढ़ा राजा होता था वो जिस गांव से होता था तो सब लोग कहते थे कि यह पढ़ा राजा का गांव है। मतलब पढ़ा राजा जिस गांव से होते थे उस गांव का नाम ही पड़ जाता था पढ़ा राजा गांव। या तो फिर जो दीवान होता था, दीवान आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट होता था, तो दीवान जो होता था, दीवान जिस गांव से होते थे उस गांव का नाम होता था दीवान गांव होता था। तो ये आता है आपका 1st में और ये आपका आता है 2nd में। यहाँ पे 3rd और 4th का मतलब क्या है कि युराओं के शासन व्यवस्था में तीसरे गांव को कहते थे पनेर गांव और चौथे गांव को कहते थे कोटवार गांव। इसको ध्यान रखेंगे, ये सीरीज से है, ये क्या है, एक सीरीज से है। ये पहला गांव जो होता था वो पढ़ा राजा गांव होता था, और दूसरा गांव जो होता था वो दीवान गांव होता था, और तीसरा में जो होता था वो आपका पनेर गांव होता था, और चौथा में जो है वो आपका कोटवार गांव है। इनके अलावा जो भी गांव बचता था, ये तो चार आपका फेमस हो गया जो सीरीज में है। इसके अलावा जो भी गांव बचता था उसको प्रजा गांव कहा जाता था। तो ये एक्स्ट्रा जितना भी गांव बचता था इसको क्या कहेंगे, प्रजा गांव कहेंगे।
तो इस तरह से हम लोग पढ़े युराव का शासन व्यवस्था। और इससे पहले आपको बता दें कि झारखंड में 32 जनजाति है, उनमें से जेपीएससी के लिए कुछ मतलब शासन व्यवस्था जानना मतलब बहुत ज़रूरी है। यहाँ से सवाल भी आपका रहेगा। तो मुंडा, नागवंशी और युराव 3 पढ़ चुके हैं, 2 और पढ़ना है। तो उसमें से मुंडा के बारे में पढ़े, इसके पहले नागवंशी पढ़े। अब युराव जो पढ़े, इनमें क्या क्या क्वेश्चन आता है एक बार देख लेंगे। युराव में गांव का प्रधान कौन होता है, महतो। और ये जो यहाँ से कहने का मतलब ये जो है इसी से सवाल होता है। आप इसको पूरा डिटेल से देखेंगे, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इस जहाँ जो भी सवाल आता है इन्हीं में सवाल आता है। और थोड़ा सा गाँव का नाम याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा गाँव, क्योंकि क्या कि तीसरा गाँव पूछेगा तो पनेर गाँव होगा। तो ये आपका था युराव का शासन व्यवस्था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था क्या होता है, जो संथाल थे, युराव अलग है, मुंडा अलग है और नागवंशी अलग है और संथाल भी अलग है, ठीक है। तो जो संथाल थे झारखंड में, संथालों की क्या शासन व्यवस्था थी, क्या संथाल का शासन व्यवस्था युराव के शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, नागवंशियों से मिलता जुलता है या मुंडाओं से मिलता जुलता है, कंपेयर करके यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ जैसे ही कंपेयर करेंगे आपका इसी के साथ जो हम लोग पढ़े हैं, एक मुंडा पढ़ लिए, एक नागवंशी पढ़ लिए और अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, युराव पढ़े। क्या पढ़े, युराव पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे संथालों का जो शासन व्यवस्था यहाँ पे चल रहा था। तो संथालों का शासन व्यवस्था क्या करेंगे, इन तीनों से नहीं, फिलहाल इनसे कंपेयर करेंगे, उनको अब देख लेंगे पहले, ठीक है। देखिए, तो संथालों का जो शासन व्यवस्था होता था उसका नाम क्या है, मांझी परगना शासन व्यवस्था। अब मांझी परगना बता दिया तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि झारखंड में जो संथालों की संख्या है वो आपका 24 लाख है। केवल संथाल की बात कर रहे हैं क्योंकि 32 जनजातियाँ झारखंड में हैं। तो उनमें से कुछ संथाल है, कुछ उराव है, कुछ मुंडा है, कुछ हो है और भी अन्य है। तो जो संथाल है उनकी जनसंख्या 24 लाख है। केवल संथाल की बात कर रहे हैं, 32 जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो संथालों की जो जनसंख्या है वो 24 लाख है, इसे आप याद रखेंगे। और प्रत्येक गांव, संथाल का जो गांव होता था, संथालों में जो गांव होता था, प्रत्येक गांव का एक हेड होगा, सिंपल सी बात है, गांव का एक मुखिया जैसा होगा। तो गांव का जो मुखिया होता था उसको हम लोग मांझी कहते हैं। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए कि युराव में जो गांव का मुखिया होता था उसको महतो कहते हैं। और यही क्या होते हैं कि एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिशन है वो कन्फ्यूजन होते हैं बारीकी से नहीं पढ़ने से। तो गांव का प्रधान जो होता है संथाल में वो कौन होता है, मांझी होता है। और युराव में कौन होता है, महतो होता है, ठीक है। और ये जो होता है प्राणिक जो होता है मांझी के, जब मांझी नहीं रहता तो उनकी अनुपस्थिति में प्राणिक काम करता है, ये क्या कहते हैं, उप मांझी होता है, ठीक है। प्राणिक जो होता है उप मांझी होता है। और यहाँ क्या थे कि मांझी जो है सो क्या था, सहयोगी था। यानी कि हम कह सकते हैं कि युराव और संथाल में ये मांझी बराबर महतो और मांझी बराबर, यहाँ देखेंगे ये जो मांझी है यहाँ महतो है और फिर यहाँ जो सहयोगी है वो आपका प्राणिक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको अलग याद रखेंगे कि युराव में क्या था और संथाल में क्या था। अब संथाल को देखेंगे तो प्राणिक जो था वो मांझी का क्या होता था, एक तरह से सहयोगी होता था। मांझी गांव का हेड होता था संथाल में। और साथ में प्रत्येक गांव में जब किसी प्रकार का विवाद होता था तो किसको कौन सा दंड देना है, कौन सा जुर्म के लिए, तो वो मांझी तो हेड होता था, मांझी गांव का प्रधान होता था, लेकिन वो सज़ा नहीं सुनाते थे, वो दंड को निश्चित नहीं करता था कि कौन सा दंड दिया जाना चाहिए। दंड जो निश्चित करता था वो प्राणिक निश्चित करता था, अर्थात उप मांझी क्या करता था, ये निश्चित करता था कि किसको क्या दंड देना है। इसके बाद होता था गोड़ाइत। गोड़ाइत क्या होता था, ये मांझी का सचिव होता था। मांझी हेड है संथालों में, गोड़ाइत जो होता था मांझी का सचिव होता था। इसका काम क्या होता था, जैसे गांव में किसी चीज़ का बैठक है तो मांझी तो घर घर जाएगा नहीं सबको बोलने। तो हम लोग अभी गोड़ाइत के बारे में देखें कि गोड़ाइत क्या होता है। गांव में किसी प्रकार का बैठक करवाना है मांझी को, या कोई भी जैसे पूजा पाठ है, खास करके जब देखते होंगे आप गांव घर में आखारी पूजा होता है ना, तो ढोलक लेके सूचना दिया जाता है कि इतना तारीख को काली पूजा है, आखारी पूजा है, यहाँ बैठक है। तो ये गोड़ाइत का काम होता था। गांव में किसी भी प्रकार का पर्व त्यौहार का सूचना दिया जाता था कि इस दिन को हम लोग इस त्यौहार को मनाएंगे, तो गोड़ाइत क्या करता था, पूरा गांव में सूचना देता था। और सबसे बड़ी खासियत ये था कि यह गोड़ाइत एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पूरा गांव का डेटा होता था कि किसके घर कौन सा आदमी है,
कौन क्या करता है, पूरा डाटा इसके पास हुआ करता था। और अन्य कामों में, धार्मिक कामों हो चाहे मतलब कोई भी अनुष्ठान का काम हो, तो उस समय जो चंदा लेने का जो काम करता था, ठीक है, ये आपका गुड़ाइत ही करता था। कुल मिला के कह सकते हैं कि गुड़ाइत जो है गांव में सूचना देने का काम करता था। ठीक है, चलिए आप बताते हैं जोग मांझी। नाम से आपको क्या लग रहा है? जोग लगाना मतलब किसी का सेटिंग करवाना, कहने का मतलब है शादी करवाना। शादी करवाना, और शादी से, अगर शादी से, ये पुजारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि पुजारी नहीं है, ठीक है। जोग मांझी का काम क्या होता था, अगर दो पक्ष है, वर पक्ष है, वधु पक्ष है, तो उसका शादी में, अगर शादी का पूरा हिसाब किताब रखना, ठीक है, पूरा शादी का हिसाब किताब जो रखता था वो जोग मांझी रखता था। और साथ में ही अगर शादी से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता था, यहाँ पे नाम से हम लोग याद हो सकता है जोग मांझी, जोग लगाने वाले, ठीक है। तो शादी में अगर विवाद हो जाता था तो उसमें जो फैसला सुनाते थे वो आपका जोग मांझी सुनाते थे। इसमें यहाँ पे प्राणिक का कोई रोल नहीं होता था। गांव में किसी भी प्रकार का झगड़ा होता था तो उसका फैसला जो होता वो प्राणिक का फैसला होता था प्रत्येक गाँव में। लेकिन शादी विवाह का अगर मामला में झगड़ा होता था तो वो फैसला कौन करता था? जोग मांझी करता था। ठीक है, तो अभी आप एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, इसके बाद शायद आपको दोबारा पढ़ने ना पड़े, मतलब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा से मतलब तैयार हो जाएगा। अब आगे देखेंगे भगदो प्रजा। भगदो प्रजा क्या होता है? संथालों का जो समाज होता है उसमें भगदो प्रजा क्या होता है? गांव का फेमस व्यक्ति, गांव का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कहने का मतलब गांव का एक इज्जतदार व्यक्ति जिसको हर प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कामों में बुलाया जाता है रिस्पेक्ट के साथ, प्रमुख व्यक्ति, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? भगदो प्रजा। ये कोई इस प्रकार का विभाग, इसको कोई काम नहीं दिया जाता था, बस एक फेमस व्यक्ति होता था, लोग इसे बुलाया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे शादी त्यौहार में। ठीक है, आगे है लेसार टेंगाई। लेसार टेंगाई एक तरह से पुलिस है। लेसार टेंगाई क्या है? उस समय के गांव का एक पुलिस था, संथालों में हम कह सकते हैं ये पुलिस था। अगर गांव में कोई बाहरी आक्रमण हुआ करता था, संथालों के समय में अगर बाहर गांव में कोई बाहरी आक्रमण होता था तो उसका रक्षा करने का जिम्मेवारी जो था लासिर टेंगाई का था। ठीक है, तो याद रखिए संथालों के समाज में लासिर टेंगाई जो था एक पुलिस की तरह था और पुलिस की तरह इसका कार्य होता था। इसके अलावा होता नायके। नायके का काम था पूजा पाठ, शादी विवाह, धर्म त्यौहार में जो भी पुजारी का काम होता है वो नायके होता था। आप देख सकते हैं कि संथालों में पुजारी का काम कौन करता था? नायके करता था, जबकि युराओं में पुजारी का काम कौन करता था? पाहन करता था। यही डिफरेंस है शासन व्यवस्था में और यही आपको समझना होगा। तो संथालों में जो पुजारी होता था वो कौन होता था? नायके होता था। इसको आप याद रखेंगे। अब है देश मांझी, मोड़े मांझी, परगनेत और दिसुम परगना। इसको आप समझ लेंगे तो इन्हीं के साथ यह टॉपिक जो है सो खत्म होगा, बढ़िया से समझेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा है। गांव का जो हेड होता था वो, संथाल की बात करेंगे, गांव का जो हेड होता था उसको हम लोग कहते हैं मांझी। ठीक है, एक गांव चलाने का जिम्मा इसको होता था। लेकिन 5 से 8 गांव मिला के, 5, 6, 7, 8 गांव का समूह होता था और वो 5 गांव का जो हेड होता था, 6 मतलब कहने का मतलब 5 से 8, 5 से 8 गांव का जो हेड होता था उसको हम लोग कहते हैं देश मांझी या तो मोड़े मांझी। ठीक है, देश मांझी या तो फिर मोड़े मांझी, देश मांझी या तो मोड़े मांझी, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो एक गांव का जो हेड होता था उसको मांझी कहते थे और 5 से 8 गांव जो होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? देश मांझी कहते थे या तो मोड़े मांझी कहते थे। और इसके ऊपर होता था परगनेत। क्या होता था? परगनेत होता था। तो परगनेत में कितना आता था? परगनेत में आपका लगभग 15 से 20 गांव रहता था। ठीक है, तो 15 से 20 गांव जो रहता था उसको हम लोग कहते हैं परगनेत। ठीक है, और इससे जो परगनेत से ऊपर अगर कोई अधिकारी होता था, जो बड़ा क्षेत्र होता था प्रशासन का, वो होता था दिशुम परगना। क्या होता था? दिशुम परगना। आप इसको समझेंगे, आपकी मतलब जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जब एग्ज़ाम में आपको क्रम से दिया जा सकता है। अगर कोई फैसला जो होता था, विवाद बन जाता था गांव में, तो फैसला मांझी के पास जाता था जिसमें से प्राणी को दंड सुनाने का काम था। लेकिन वो फैसला अगर वहाँ से संतुष्ट नहीं होता था तो ये मामला जाता था किसमें? देश मांझी के पास जाता था, मोड़े मांझी के पास जाता था। अगर वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलती थी फैसला का, तब मामला जाता था परगनेत में। और परगनेत में भी मामला का अगर फैसला नहीं हो पाता था, या तो जो पक्ष होते थे, विपक्ष होते थे, अगर वो नहीं मानने को तैयार थे, तब जाता था मामला कहाँ पे? दिसुम परगना में। और दिसुम परगना में जो फैसला होता था वही सर्वमान्य होता था, वो सभी को मानना पड़ता था। जैसे आज के समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है सभी को मानना पड़ता है। तो इस तरह से
एक और है आपका, आपने देखा कि प्रशासन का किस तरह से मतलब भाग बटा हुआ था। इसके अलावा हम जो भगदो प्रजा की बात कहें तो ये जो है मांझी संथा मांझी है, प्राणिक है, गोड़ायत है, ठीक है, जोग मांझी, नायके, देश मांझी, मोड़े मांझी, ये सब लाशें टंगाए, सबको ज़मीन दिया जाता है। सब एक तरह से डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, तो सबको ज़मीन दिया जाता था। आज के समय में उसको कहा जाता है वेतन भत्ता और वेतन भत्ता कहा जाता है। वेतन नहीं, भत्ता उसको कहते हैं, भत्ता कहते हैं। वेतन तो फिर पैसा हो गया, तो भत्ता मतलब सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी, सरकारी खाना जो मिलता है, ठीक है। तो उस समय में ये सबको क्या होता था, सभी को ज़मीन मिलता था। लेकिन याद रखेंगे कि भगदू प्रजा को नहीं मिलता था, क्योंकि भगदू प्रजा को कोई डिपार्टमेंट भी नहीं दिया गया है। भगदू प्रजा क्या होता था, गाँव का सिर्फ एक फेमस व्यक्ति होता था। जब कोई निर्णय होता था तो उसको बुलाया जाता था, विचार विमर्श करते थे, ये काम था भगदू प्रजा का। तो इस तरह से आज हम लोग क्या किए, एक कॉन्सेप्ट बेस के साथ क्या किए, पूरा युराओं का जो शासन व्यवस्था था उसको पढ़े। अब जो संथालों का जो शासन व्यवस्था था इसको पढ़े, ठीक है। एग्जाम में किसी भी प्रकार से जेपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, मतलब झारखंड के लिए किसी भी प्रकार से पूछा जाता है कि गोड़ायत का क्या काम होता था, या तो गांव में सूचना देने का काम कौन करता था, गोड़ायत करता था। तो इसी तरह से कोई भी पॉइंट से सवाल उठा सकता है। आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्या करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।